विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे ध्यान रखना है आपको। इट इज़ रिलीज्ड बाय DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करती है। बेस ईयर इसका बताया गया है 2010 से 2011 और ये रिलीज़ किया था NSO के द्वारा, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, आपको ये निकाला जाता है DPIIT के द्वारा। इसको ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही है होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। तो बेस ईयर जो इसका बताया गया 2010 से 2011, ये गलत है। बेस ईयर इसका है 2011 से 2012। अब जब ये DPIIT के द्वारा रिलीज किया जा रहा है तो NSO के द्वारा तो नहीं रिलीज किया जा रहा होगा, तो ये भी गलत है। तो NSO निकालती है CPI। CPI आपको पता होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एकदम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में CPI का बहुत अहम योगदान है। तो ऑप्शन जो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर C, 2 और 3 ये दोनों गलत हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी है। इंडिया की रैंकिंग है 139। टॉप किसने किया है? फर्स्ट फिनलैंड ने। और ये इंडेक्स निकालता है कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट ट्रेजरी बिल। फिर से नॉट ट्रू पे जोर दिया गया है, तो बताइए कौन सा नॉट ट्रू है? दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो ट्रू है। मैच्योरिटी पीरियड इसका बताया गया 14 से 365 दिन। इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बताइए अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो ऑलरेडी ये एक तरह से सिक्योर्ड होगी। आम आदमी इसमें पैसा लगा सकता है क्योंकि उन्हें उसे पता है कि गवर्नमेंट उसके पैसे को नहीं डुबाएगी, तो ये सिक्योर्ड है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है। अब जब हम आते हैं मैच्योरिटी पीरियड पर जब बात करेंगे, तो मैच्योरिटी पीरियड जो है ट्रेजरी बिल के बारे में जो है आपको 365 दिन से कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेस देन 1 ईयर होता है इसका मैच्योरिटी पीरियड, 365 दिन से कम रहेगा, 364 दिन। मतलब अगर हम अभी के हिसाब से चलें तो 3 टेन्योर में निकाली जाती है इसकी जो ट्रेजरी बिल की सिक्योरिटी है, वो है आपको एक 91 डेज़ में, 182 डेज़ में, 364 डेज़ में, मतलब आपको 1 साल से कम में। तो ये भी ऑप्शन आपको गलत हो जाता है। 1 साल से कम में ट्रेजरी बिल यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों गलत हैं, ये आपको एकदम ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता हूँ ट्रेजरी बिल के रिस्पेक्ट में, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस पर क्या होता है, आप जब इस बिल को खरीदोगे तो फेस वैल्यू से आपको कम में, डिस्काउंट में आपको यह बिल मिलेगा, लेकिन जब आप रिडीम करोगे, जब आप लेने जाओगे तो फेस वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए 91 डेज़ का आपने एक ट्रेजरी बिल लिया है, 91 डेज़ उसकी मैच्योरिटी पीरियड है 100 रुपये में, तो आपको वो एट द टाइम ऑफ जब परचेस करोगे तो वो 98 रुपये में मान लो आपको दे दिया। 2 रुपये जो आपको कम दिया गया, वही 2 रुपये जो फेस वैल्यू से कम आप जब रिडीम करने जाओगे तो 98 के बदले आपको 100 रुपये दिए जाएंगे वहाँ पर। और उसका एक कैलकुलेशन का मेथड भी है, बट इन सिंपल वे फेस वैल्यू से कम पे आप परचेस करते हो ट्रेजरी बिल। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ट्रेजरी बिल के रिस्पेक्ट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बताइए, बहुत सिंपल सवाल है। UNSC, टोटल 15 मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। ये आपको पता होगा। 5 परमानेंट कौन कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट टैक्स टू GDP रेशियो। टैक्स टू GDP रेशियो के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है? इट इज़ कंट्रीज टैक्स रिसोर्सेज इन रिलेशन टू GDP, एकदम सही है। हाई टैक्स टू GDP रेशियो गुड फॉर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंट्री। जितना ज़्यादा आदमी टैक्स देगा, मतलब कंट्री के लोग टैक्स देंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि GDP पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और
गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, सोशल सिक्योरिटी में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर सकती है। लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिड्यूस गवर्नमेंट बोरिंग, गलत। क्यों? अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है तो ऑटोमेटिकली है कि गवर्नमेंट को अपने जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं उसको पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ रिड्यूस बोरिंग नहीं होगा, या इंक्रीज बोरिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड यही सही है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। बी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो पूछा जा सकता है आपको। एज पर रिवाइज डिफिनेशन, एमएसएमई के डिफिनेशन को चेंज किया गया 26 जून 2020 को गैजेटेड के द्वारा चेंज किया गया, और 1 जुलाई 2020 से इसको लागू किया गया कि एमएसएमई के डिफिनेशंस को बदल दिया गया। तो क्या चेंज किया गया है, उस हिसाब से आपको मीडियम इंटरप्राइजेस का कौन सा डिफिनेशन बताया गया वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपको ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ का और टर्नओवर 250 करोड़ का आपको दिखाना होगा मीडियम इंटरप्राइज के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो जाएगा, टर्नओवर 5 करोड़ हो जाएगा। स्मॉल की बात करेंगे, स्मॉल इंटरप्राइज की, तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो जाएगा, टर्नओवर 50 करोड़ हो जाएगा। और मीडियम की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि इस क्वेश्चन में भी है, ऑप्शन नंबर 2 उसका सही जवाब है। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 250 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और ये जो डिफिनेशंस है ना, ये 2006 में जो एमएसएमई की एक्ट आई थी वहाँ पे इसको संशोधित किया गया है चैप्टर नंबर 3 में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ईपीएफओ वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यानी तो बिहार में प्रोजेक्ट मैनेजर जो एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर ये सिलेबस भी है। चैप्टर नंबर 3 में ये जो डिफिनेशन है एमएसएमई के उसके बारे में बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जब आप नाम देखोगे ना, इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा, एक सिंपल वर्ड में ही बोल सकते हैं। ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको बताना है कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो इस सिचुएशन इन विच इनपुट्स आर टैक्स एट हायर प्राइस देन फिनिश्ड गुड, ए सिचुएशन इन विच इनपुट आर टैक्स एट ए लोअर प्राइस देन फिनिश्ड गुड, ए सिचुएशन इन विच इनपुट्स आर टैक्सड ओनली, नन ऑफ द अबव। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है ना, अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि 44th जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो वहाँ पर भी इस पर चर्चा हुई है। ये क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि जो इनपुट पे जो टैक्स है वो अधिक लग रहा है कुछ मटेरियल्स पे, और जब वही रॉ मटेरियल्स को जब फिनिश्ड गुड बना के बेचा जा रहा है तो उस पर टैक्स कम लग रहा है। समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए टायर है, आप टायर मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको नेचुरल रबर चाहिए एज ए रॉ मटेरियल। आप जब नेचुरल रबर इंपोर्ट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको हाई टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन उस पूरे टायर पे कम टैक्स। मान लीजिए नेचुरल रबर पर आपको 20% टैक्स देना पड़ा, और जब आप प्रोडक्ट एज ए टायर बेचने गए मार्केट में तो 5% टैक्स देना पड़ा। तो कितना का डिफरेंस हो गया। तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है या जो भी व्यापारी है उसको लॉस हो रहा है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है जीएसटी रिजीम के अनुसार। मतलब उसको इनपुट पर उसने ज़्यादा टैक्स दे दिया, आउटपुट पर उसने कम टैक्स दिया। तो ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस के कारण क्या हो जा रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी असर हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो लोकल वेंडर्स हैं या लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं वो तो रॉ मटेरियल महंगा खरीदा, तो उन्होंने अपने फिनिश गुड का दाम वो एक लेवल तक ही नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इनपुट पर ज़्यादा पैसे खर्चे कर दिए। अब बाहर से कोई सामान मान लीजिए इंपोर्ट होके आ रहा है बाहरी एजेंसी, और आपने फिनिश गुड पे कम टैक्स लगाया, तो वो फ्लडेड हो जाएगा पूरी तरह से लोकल मार्केट में, और जो लोकल एंटरप्रेन्योर हैं उनको बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट पर हैं बात भी चल रही है, लेकिन हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि सभी पे एकदम बैलेंस हो जाएगा, किसी किसी में ये ऐसा रहेगा ही, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जितना मिनिमम हो सके उतना किया जाना चाहिए। इस पर बात भी हो रही है, और मे बी इस पर कुछ एक अच्छी बात आगे सामने आएगी। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोलोंजो हाइडल प्रोजेक्ट। कोलोंजो हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य बताइए।
ये इंडिया और भूटान के बीच में है, एकदम सही। इट इज़ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है बताइए। सबसे पहले ये बताइए बॉन्ड क्या है, आपको बॉन्ड पता होना चाहिए, फिर बॉन्ड यील्ड पर हम लोग चलेंगे। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम उधार लेते हैं, बोरो करते हैं मनी को। जब ये ही इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के साथ हम बोरो कर रहे हैं या वहाँ लेन देन कर रहे हैं तो वो जी सैक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में चला जा रहा है। यूएस में अगर इसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं तो यूएस ट्रेजरी बिल हो जाता है। तो बॉन्ड तो समझ में आ गया आपको, मनी बोरो करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक तयशुदा टाइम पे मैच्योरिटी पीरियड पे आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको कुछ तो प्रॉफिट दोगे। तो बॉन्ड यील्ड क्या है? तो बॉन्ड यील्ड जो है, जो भी रिटर्न आप एक इन्वेस्टर कमा रहा है किसी एक बॉन्ड पे, वो उसका बॉन्ड यील्ड है। या तो वो बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है या कोई कॉरपोरेट का भी बॉन्ड हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ़ हैं, इसलिए उस पर रिटर्न्स उतने हाई नहीं मिलते हैं, बट हाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं इतनी गारंटी तो रहती है लोगों को। कॉरपोरेट्स में रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे आपको यील्ड भी ज़्यादा है, वहाँ फ़ायदा ज़्यादा होने का चांस है, लेकिन वहाँ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कॉरपोरेट नहीं चुका पाए किसी कारण से, लेकिन गवर्नमेंट तो चुका ही देगी, लोगों को भरोसा रहता है, इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है। तो ये चारों फैक्टर्स जो दिए हैं, चारों के चारों फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड यील्ड को। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की रहेगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अफेक्ट करेगी, अल्टीमेटली बॉन्ड यील्ड को अफेक्ट करेगी। ग्लोबल मार्केट का पोजीशन, यूएस ट्रेजरी बिल में अगर किसी इंडियन ने या कोई भी कॉरपोरेट ने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे भी अगर बॉन्ड में यील्ड में कुछ भी कमी आती है या उस पर इंक्रीज़ होता है तो इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ग्लोबल मार्केट पे का पूरा इफेक्ट बॉन्ड यील्ड पर पड़ेगा। इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इकोनॉमी का हमेशा पड़ेगा बॉन्ड यील्ड पे इफेक्ट, ये तो नेचुरल बात है। फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट इन इट्स बोरिंग, गवर्नमेंट का फिजिकल पोजीशन और उसकी बोरिंग भी बताएगी कि वो बॉन्ड यील्ड में कितना इम्प्रूव कर सकती है। मतलब अगर गवर्नमेंट की बोरिंग बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली है कि जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो उस तरफ नहीं जाएंगे, तो ये भी इफेक्ट करेगा। तो चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। इफ़ द जीडीपी डिफ्लेक्टर इज नेगेटिव देन रिलेशन बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, क्या रिलेशन होगा? अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर को अगर हम डिफाइन करेंगे ना तो ये जो है आपको नॉमिनल बाय रियल जीडीपी ही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर नेगेटिव में है। अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर नेगेटिव में है तो ऑटोमेटिकली है कि आपको नॉमिनल जीडीपी होगा ये कम होगा, तो नॉमिनल जीडीपी ये लेस होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही जवाब है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ओईसीडी, ओईसीडी का मुख्यालय क्या है बताइए? पेरिस। इंडिया पार्टी है इसका क्या? इंडिया इज़ नॉट ए पार्टी ऑफ ओईसीडी, डायलॉग मेंबर है बट ओईसीडी का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नारायण मेघाजी लोखंडे, एनएम लोखंडे शॉर्ट टर्म में कहते हैं, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फादर ऑफ इंडियन ट्रेड मूवमेंट इन इंडिया, सही है। ही इज़ द एडिटर ऑफ दीनबंधु जनरल, ये भी सही है। हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स मेड फैक्ट्री एक्ट 1891 पास्ड, ये भी सही है। तीनों जवाब सही है। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि दीनबंधु जो जनरल के बारे में ऊपर बताया गया है उसको फाउंडर कृष्ण राव थे, और ये जो है आपको ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज जो उन्होंने स्थापित किया था तो वहाँ पे भी इस जनरल के थ्रू वहाँ उस सत्यशोधक समाज के विचारों को आउटलेट किया जाता था, मतलब प्रकाशित किया जाता था इस जनरल के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा गलत है बताइए?
FSDC स्टेट्यूटरी बॉडी, ये गलत है। ये जो है आपको ऑटोनोमस बॉडी है, 2010 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बट स्टेट्यूटरी स्टेटस को नहीं मिला है। रघुराम राजन जी के रिकमेंडेशन पर इस कमेटी का निर्माण हुआ था। 2008 में ये रघुराम राजन कमेटी बनी थी। इट इज़ एपेक्स ऑटोनोमस डीलिंग विथ माइक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरीज इन द इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। एकदम सही है। ये जो है आपको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर रही है और जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटरीज हैं इंटायर इंडिया में, इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको देखती है, बट स्टैट्यूटरी स्टेटस को नहीं मिला है। फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन है, इस पूरे काउंसिल के। इसके अलावा RBI के गवर्नर भी इसमें रहते हैं, सेबी के चेयरपर्सन, PFRDA के भी चेयरमैन रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के लोग रहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ऑफ IBBI उसके भी चेयरपर्सन रहते हैं। तो एक तरह से जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट के अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, वो सभी इसमें पार्ट लेते हैं, बट ऑटोनोमस काम करते हैं। स्टैट्यूटरी इनका कोई स्टेटस नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, 2, 3, 4। स्टैट्यूटरी स्टेटस को नहीं मिला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।